नमस्कार, स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में बीजेपी द्वारा पहली सूची जारी कर दी गई, जिसके अंदर 67 नाम देखने को मिले। हालांकि इस सूची के बाद बीजेपी के अंदर जो कलह मचा, जो कलेश हुआ, जो भगदड़ मची, जो बगावत देखने को मिली, वो अलग बात है। लेकिन आप चर्चा करेंगे बीजेपी की पहली सूची को लेकर, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह और कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी भाजपा नहीं कर पाई। यानी कि ये वो दो नेता जो पिछले लंबे समय से बीजेपी के अनदेखी का, नजरअंदाजी का शिकार रहे, लेकिन टिकट वितरण के समय इन दोनों नेताओं ने अपना दमखम दिखा दिया, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का लोहा मनवाया और बीजेपी को इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि दोनों ही नेता समय समय पर बीजेपी को बगावती तेवर दिखाते रहे, आंख दिखाते रहे, क्योंकि बीजेपी ने उनकी एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी, ना ही उनकी किसी मांग पर ध्यान दिया। और यही कारण रहा कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र में और कुलदीप बिश्नोई अपने गढ़ से बीजेपी को लगातार डराने का काम करते रहे, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने का काम करते रहे। लेकिन टिकट वितरण के समय कहीं ना कहीं बीजेपी लंबे समय से नजरअंदाज कर रही दोनों नेताओं की अनदेखी नहीं कर पाई और टिकट वितरण में भाजपा को कुलदीप बिश्नोई के कहे अनुसार और राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार टिकटें देनी ही पड़ी। उनके अपने समर्थकों को, करीबियों को टिकट देनी ही पड़ी। चर्चा करेंगे बीजेपी के द्वारा किन किन सीटों के ऊपर कुलदीप बिश्नोई और राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक उतारे गए हैं, राव इंद्रजीत सिंह की सहमति से जो है प्रत्याशी उतारे हैं। तो इसके अलावा जो भाजपा अक्सर परिवारवाद के खिलाफ खड़ी दिखाई देती थी, वही भाजपा इस बार सरकार बनाने के लिए परिवारवाद से भी गुरेज नहीं कर रही है, परहेज नहीं कर रही है। तो आपको वो भी बताएंगे कि किन किन सीटों के ऊपर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा जो अपनी पहली सूची जारी की गई है, उसमें कई दल बदलू नेताओं को भी जगह दी है। तो उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन से नेता हैं और वो कौन सी सीटें हैं जहां पर दल बदलू नेताओं को मौका दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और राव इंद्रजीत सिंह के दबाव में आकर बीजेपी ने किन किन सीटों के ऊपर जो है उनकी सहमति से उम्मीदवार उतारे हैं। बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, जो लगातार अपने गढ़ से भाजपा पर दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन पिछले कई मौकों पर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज भी किया। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, हिसार से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। चाहे राज्यसभा में जाने की बात हो, राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी द्वारा उनको मौका नहीं दिया गया। चाहे बेटे को मंत्री बनाने की बात हो, बीजेपी ने उनकी इस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन टिकट वितरण के समय कुलदीप बिश्नोई के नामों पर भाजपा को आखिरकार सहमत होना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई के सामने बीजेपी को आखिरकार झुकना ही पड़ा, घुटने टेकने ही पड़े। कुलदीप बिश्नोई के कहे अनुसार बीजेपी ने 3 टिकटें पहली सूची में रखी हैं, जिनमें सबसे पहले उनके बेटे भव्य बिश्नोई की टिकट आदमपुर से फाइनल की गई। दूसरी टिकट जो है फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक रहे और फिर जो है दूड़ाराम को मौका दिया गया है। तो वहीं नलवा सीट को बदलकर यहां पर रणधीर पनिहार को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया और जो यहां से पिछली बार विधायक रहे रणबीर गंगवा, उनको रेफर कर दिया गया बरवाला विधानसभा में, बरवाला सीट के ऊपर। ऐसे में कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर कुलदीप बिश्नोई को पूरा मौका दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के कहे अनुसार ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसके बाद बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, अहिरवाल के राजा जी, जिनको लेकर कहा जाता है कि अहिरवाल में इनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो राजनीति में कहीं ना कहीं अहिरवाल के सूरमा माने जाते हैं, बड़े दिग्गज और योद्धा माने जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए कतई सही नहीं था और सही समय पर सही नाजुकता को भांपते हुए बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की इस बार मांग पर ध्यान भी दिया और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को चुनाव लड़ने का मौका भी दिया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह जब से भाजपा में आए, यानी कि 2014 से ही अपनी बेटी को चुनाव लड़वाने का ख्वाब देखते रहे हैं, लेकिन 2014 में उनकी बेटी को मौका नहीं मिला। 2019 में भी राव इंद्रजीत सिंह ने पूरा जोर लगाया, अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकी, हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन फिर भी बेटी को चुनावी मैदान में नहीं उतार पाए। लेकिन इस बार बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह की मांग माननी पड़ी, राव इंद्रजीत सिंह की मांग के आके हथियार डालने ही पड़े और राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार उनकी बेटी आरती राव को अटेली विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। इसके अलावा बात की जाए रेवाड़ी सीट की, तो वहां पर राव
के अलावा उनके एंटी भी अनेक प्रत्याशी देखने को मिल रहे थे, जिनमें सबसे प्रमुख नाम रणधीर कापड़ीवास का था। हालांकि रणधीर कापड़ीवास से खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पर्सनली मिले थे, क्योंकि वो 2019 में टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़े और उन पर पार्टी के द्वारा बैन लगा दिया गया था। वो बैन हटने के बाद उन्होंने दोबारा बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी के तमाम नेता उनसे खुद पर्सनली उनके घर पर मुलाकात करके आए थे, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि बीजेपी इस बार भी राव इंद्रजीत सिंह को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही है, राव इंद्रजीत सिंह को किनारे लगाने का प्लान सोच रही है और रणधीर कापड़ीवास उस प्लान का अहम हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन आखिरकार जब टिकट वितरण हुआ तो राव ने अपनी तक शक्तियों का, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और रणधीर कापड़ीवास का एक बार फिर रेवाड़ी से पत्ता कटवा दिया। हालांकि जिस नाम पर राव इंद्रजीत सिंह सहमत थे, बीजेपी ने उस नाम पर सहमति नहीं जताई और उसके बाद जब बीच बचाव का रास्ता निकला तो ऐसे में यह योजना बनाई गई कि जो कोसली से बीजेपी के विधायक रहे लक्ष्मण यादव हैं, उनको रेवाड़ी सीट पर ट्रांसफर कर दिया जाए, रेफर कर दिया जाए। और हुआ भी ऐसा ही, बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह की सहमति से मिला जुला प्रत्याशी लक्ष्मण यादव कोसली सीट से रेवाड़ी के लिए घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब बात आती है गुरुग्राम सीट की, तो वहां पर भी अनेक दावेदार थे। हालांकि कुछ दावेदार ऐसे भी थे जो राव इंद्रजीत सिंह के एंटी खेमे से संबंधित थे, एंटी धड़े से संबंधित थे, लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने उन सब का पत्ता कटवा दिया और राव इंद्रजीत बीजेपी दोनों की सहमति मुकेश शर्मा के नाम पर बनी और उनको टिकट दे दी गई। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई की तर्ज पर ही बीजेपी ने अहिरवाल क्षेत्र में पहली सूची में राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार 3 सीटें, 3 टिकटें देने का काम किया है। लेकिन इसके बाद जब चर्चा की जाए कि बीजेपी इस बार परिवारवाद को भी खुलकर समर्थन कर रही है, पूरा बढ़ावा दे रही है, तो गलत नहीं होगा। यह बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि बीजेपी की पहली सूची में 5 ऐसे नाम हैं जो सीधे तौर पर भाजपा के अंदर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी भी परिवारवाद की राजनीति पर उतर आई है, इस बात का संकेत दे रहे हैं। इस सूची में पहला नाम कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का है, जिनको बीजेपी ने आदमपुर से टिकट देने का काम किया है। इसके बाद दूसरा नाम राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का है, जिनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी अटेली विधानसभा से बना दिया। इसके बाद तीसरा नाम कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की बेटी का। हालांकि किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बन चुकी भाजपा में आने के बाद, और उनकी बेटी को बीजेपी ने तोसाम सीट से टिकट देने का काम किया है। इसके बाद अगर बात की जाए चौथे नाम की, तो चौथा नाम है मनमोहन भड़ाना का, जो कि समालखा से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए और वो करतार भड़ाना के बेटे हैं, यानी कि यहां पर भी बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। तो वही 5वां नाम है सतपाल सांगवान, पूर्व मंत्री के बेटे सुनील सांगवान, जो कि जेलर थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद भाजपा में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद ही बीजेपी ने उनको चरखी दादरी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनेताओं के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने का काम इस बार के चुनाव में बीजेपी ने कर दिया है। यानी कि जो भाजपा लगातार परिवारवाद के खिलाफ नजर आई, परिवारवाद का जमकर विरोध किया, वही भाजपा अब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हट रही है। अपनी ही नीतियों, अपने ही सिद्धांतों को भाजपा इस बार भुला चुकी है सत्ता में वापसी के लिए। इसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए उन नामों की, उन नेताओं की जो दल बदलकर भाजपा में आए, जो दल बदलू के टैग के साथ बीजेपी में शामिल हुए, भाजपाई बने, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल होते ही उन नेताओं के नाम पर भरोसा भी जता दिया, सहमति भी जता दी और टिकट देकर चुनावी मैदान में भी उतार दिया। इस सूची में सबसे पहला नाम और सबसे चर्चित चेहरा हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि लगातार इस चेहरे का, इस नाम का और इस नेता का विरोध होता रहा है और अब भी लगातार डटकर विरोध किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र बबली की। टोहाना से 2019 में जेजेपी विधायक के तौर पर चुने गए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला से नहीं जमी। उसके बाद बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी और उसके चलते कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से इनकी खटपट एक दुश्मनी का रूप ले बैठी। इसके बाद कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो लोकसभा चुनाव में इन्होंने पाला बदल लिया। बीजेपी का साथ देने की बजाय कुमारी शैलजा का सिरसा लोकसभा सीट पर जमकर साथ दिया, उनका प्रचार प्रसार किया और उनके पक्ष में, उनके हित में वोट डलवाने का भी काम किया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है और जब मौका आता है इनको अपनी टिकट लेने का, तो कांग्रेस जो है इनके मुंह पर दरवाजा बंद कर
लेती है और 2 दिन पहले ही इन्होंने भाजपा में एंट्री ली थी, क्योंकि बीजेपी देवेंद्र बबली के लिए एक आखिरी ऑप्शन था, एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। बीजेपी में शामिल होते हैं और शामिल होने के 1-2 रोज के बाद ही बीजेपी ने इनको टोहाना से अपना प्रत्याशी बना दिया, यानी कि देवेंद्र बबली को टोहाना से टिकट देने का काम भाजपा ने कर दिया, जो कि जेजेपी विधायक थे। इसके बाद दूसरा नाम आता है रामकुमार गौतम का। 2 रोज पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। जींद रैली के माध्यम से खुद मुख्यमंत्री, नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और भाजपा के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, जेजेपी को छोड़ दिया, त्याग दिया और कहीं ना कहीं अब 2 दिन के बाद बीजेपी ने इनको सफीदो सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद बात की जाए पवन कुमार की, जो कि खरखोदा विधानसभा से आते हैं। जेजेपी के समय में चेयरमैन रहे जेजेपी कोटे से, जेजेपी के नेता के रूप में इन्होंने 2019 में चुनाव भी लड़ा, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार इन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया, जेजेपी को ठुकरा दिया, बीजेपी के साथ मन जुड़ा और बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने इनको खरखोदा सीट से, जो कि रिजर्व सीट है, वहां से अपना प्रत्याशी भी बना दिया। इसके बाद बात की जाए निखिल मदान की, सोनीपत सीट, जो कि फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि यहां पर पूर्व मंत्री कविता जैन ने आज फूट कर अपना दुखड़ा रोया, अपना दुख बयां किया और कहीं ना कहीं पूरी बात कार्यकर्ताओं पर छोड़ दी कि कार्यकर्ता जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। अगर बगावत करनी पड़ी तो बगावत करेंगे, चुनाव लड़ना पड़ा तो चुनाव भी लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर होकर बीजेपी को मात देने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गेंद जो है कार्यकर्ताओं के समर्थकों के पाले में डाल दी, लेकिन क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बात की जाए बीजेपी कैंडिडेट निखिल मदान की, जो कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस के नेता के रूप में जाने जाते थे, कुछ समय पहले भाजपा में एंट्री हुई और कुछ समय बाद ही बीजेपी ने निखिल मदान के नाम पर सहमति भी जता दी, भरोसा भी जता दिया और उनको सोनीपत से उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद बात की जाए भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई आज से 3-4 वर्ष पहले तक कांग्रेस के नेता माने जाते थे, लेकिन जब उनकी कांग्रेस में नहीं जमी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो भूपेंद्र हुड्डा के शरीके नेता हैं, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की दाल नहीं गलने दी, कुलदीप बिश्नोई को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलने दिया, तो उस सूरत में नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को ठुकराया था और बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयासरत थे कि बीजेपी उनको कुछ मौका दे और वो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर पाए। हालांकि बीजेपी ने अब तक उनको कोई भी मौका नहीं दिया, हर मौके पर सिर्फ अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। लेकिन इस बार टिकट वितरण में कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर पाई और कुलदीप बिश्नोई की जिद के सामने बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, वो हमने आपको विस्तार से बताया। लेकिन उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने आदमपुर से प्रत्याशी बनाया है, जो कि पहले कांग्रेसी थे, दल बदलकर भाजपा में आए और कहीं ना कहीं दल बदलू होने के बावजूद भी बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जता दिया, क्योंकि बीजेपी को सीटें चाहिए, सरकार बनानी और सरकार बहुमत में चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को हर तरीके से अपने आप को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, जिताऊ चेहरे चुनावी मैदान में उतारने होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिताऊ चेहरे चाहे बीजेपी को जोड़ तोड़ करके कहीं से भी उठाने पड़े या फिर लेने पड़े, तो बीजेपी किसी भी तरीके से चूक नहीं करने वाली है, भूल नहीं करने वाली है। इस तरीके के जो है सिद्धांत पर फिलहाल भाजपा हरियाणा प्रदेश में काम करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात की जाए श्रुति चौधरी की, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं। कुछ समय पहले तक कांग्रेस की नेत्री के रूप में जानी जाती थी। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक एसआरके गुट कांग्रेस में है, उसका एक अहम हिस्सा के माने किरण चौधरी होती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ी, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। हालांकि श्रुति चौधरी की मां यानी कि किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का काम किया, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर जाट वोटर्स को लुभाया जा सकता है, जाट मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। चूंकि किरण चौधरी श्रुति चौधरी बंसीलाल परिवार से संबंध रखती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बंसीलाल परिवार का कोर वोट बैंक है, कोर वोटर्स हैं, जो मजबूती से लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए बीजेपी के द्वारा यह पूरा प्री प्लान सिस्टम रखा गया, इस प्लान को जो है आगे बढ़ाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी, जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस की नेत्री होती थी, कांग्रेस से सांसद भी रह चुकी, उनको बीजेपी ने तोसाम से टिकट दे दी है। इसके बाद अगर बात करें संजय कबलाना की, जेजेपी के टिकट पर 2019 में बादली हल्के से चुनाव लड़ा, जेजेपी के जिला अध्यक्ष झज्जर के रह चुके, लेकिन इस बार उन्होंने
जेजेपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करने के 1-2 रोज बाद ही उनको बीजेपी ने बेरी हल्के से चुनाव लड़ने का मौका भी दे दिया। यानी कि बेरी से संजय कबलाना बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। जेजेपी से आए बीजेपी में और बीजेपी में आते ही चुनाव लड़ने का मौका भी मिल गया। इसके बाद अगर बात की जाए श्याम सिंह राणा की, इनेलो नेता के रूप में जाने जाते थे और इस बार बीजेपी में शामिल हुए कुछ समय पहले ही उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं अपना समर्थन भाजपा को दे दिया था। बीजेपी में शामिल हो गए थे और कहीं ना कहीं इसी सूरत में उनको रादौर से भाजपा ने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया, घोषित कर दिया। इसके बाद आखिरी नाम शक्ति रानी शर्मा का है, जिन्होंने कुछ रोज पहले ही जींद के अंदर बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि अंबाला से मेयर रही हैं और इसी कड़ी में कहना कि बीजेपी को कालका सीट के ऊपर एक मजबूत चेहरा चाहिए था, जो शक्ति रानी शर्मा के रूप में बीजेपी को मिल गया। और कहीं ना कहीं एचजेपी पार्टी से यानी कि हरियाणा जनचेतना पार्टी से आने के बावजूद भी शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी ने कालका से चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। ये वो 9 नेता जो दल बदलू की श्रेणी में रखे गए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए इनके ऊपर भरोसा जता दिया। और भरोसा भी ऐसे नेताओं पर जो 1 या 2 रोज पहले ही भाजपाई हुए और बीजेपी में शामिल होते ही उनको टिकट दे दिया गया। जैसे कि पिछले चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में रणजीत चौटाला को टिकट मिला था, ठीक उसी सूरत में कहीं ना कहीं यहां पर भी भाजपा ने ऐसे ही कई नेताओं के ऊपर भरोसा जता दिया है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह बीजेपी ने जो है समझा दिया है, यह संकेत भाजपा ने सीधे तौर पर दे दिया है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो भगदड़ मची है इस टिकट वितरण के चलते, वो भी लाजमी था, क्योंकि जो नेता लगातार पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उनकी बजाय बीजेपी ने ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया जो 1-2 रोज पहले ही दूसरे दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में कैडर के नेताओं का नाराज होना, नाराजगी बढ़ना और उनका बगावत करना लाजमी था, स्वाभाविक था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने टिकट वितरण के समय बड़े नेताओं के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, यह हमने आपको बताया। तो साथ ही किस तरीके से बीजेपी ने इस बार परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और दल बदलू नेताओं को भी चुनावी मैदान में अपनी टिकट से उतारने का काम किया है, यह भी हमने आपको विस्तार से बताया। आपको फिर चलते चलते बता दें कि इस बार बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को 3 टिकट देने का काम किया है, जिसमें आदमपुर, फतेहाबाद और नलवा सीट है। राविंद्रजीत सिंह की बात की जाए तो यहां पर भी अहिरवाल क्षेत्र में राविंद्रजीत सिंह को पहली सूची में 3 टिकटें देने का काम किया गया है, जिसमें अटेली, रेवाड़ी और गुरुग्राम सीट शामिल हैं। इसके बाद आपको चलते चलते फिर बता दें कि कौन से वो नेता हैं जो दल बदलकर भाजपा में आए और उनको बीजेपी ने मौका दे दिया। तो यहां पर सबसे पहला नाम है टोहाना से देवेंद्र बबली, जो कि जेजेपी से भाजपा में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए। सोनीपत से कांग्रेस के नेता रहे निखिल मदान को बीजेपी ने टिकट देने का काम किया है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, कुछ समय पहले तक कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसे में कहना कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में बीजेपी ने दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो यह बीजेपी का सही कदम रहने वाला है, या फिर बीजेपी इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी, अंदरूनी बगावत झेलने के बाद भी, अपने कैडर के नेताओं की खिलाफत झेलने के बाद भी सीटें नहीं निकाल पाएगी, जीत दर्ज नहीं कर पाएगी? हाँ या फिर ना, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।